स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके। बेसिकली हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स स्टार्ट किया था, ठीक है? जिसमें हमने बेसिकली सारा जितना भी आपके पास जिसमें हमने क्या स्टडी किया, फर्मेंटेशन के बारे में स्टडी किया, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्रैब साइकिल के बारे में पढ़ा, ईटीएस के बारे में पढ़ा, ठीक है? तो वहाँ पे आपके पास जो लास्ट 2 टॉपिक्स बचते हैं, ठीक है? उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है? अब देखो जो आपके पास एम्फीबॉलिक पाथवे है, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्फी मतलब जिसका ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है? जैसे एम्फीबियन हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो जिनका ड्यूअल नेचर होता है उसको हम बोल देते हैं एम्फी, ठीक है? और देखो जब मैं बात करती हूँ एम्फीबॉलिक पाथवे की, तो हमने सिंपल अगर मैं सिंपल बात करूँ, तो हमने क्या किया, बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हमारे लिए सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह हम किसको यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है? फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, जिसमें से मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ठीक है? इसमें से भी जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। अब जिसमें से हमने किसकी बात करी, बेसिकली हम जो कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसकी बात करते हैं, ठीक है? जिसमें हमने किसकी बात करी थी, सबसे पहले हमने ग्लूकोज की बात करी थी, ठीक है? अब देखो जो हमारी बॉडी है, ठीक है, या जो प्लांट की बॉडी है, उसमें मैंने क्या बोला था, रेस्पिरेशन जनरली कॉमन रहती है दोनों केसेस में, ठीक है? तो उसमें क्या होता है आपके पास, जितने भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें 2 प्रोसेसेस हो रही होती है, एक तो इनमें कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है, ठीक है? और एक उनमें एनाबॉलिज्म हो रहा होता है, ठीक है? कैटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब है कि आप क्या करोगे, किसी चीज को ब्रेक करोगे, ठीक है, ब्रेक डाउन करना, ठीक है? और एनाबॉलिज्म का मतलब है बेसिकली उसको फॉर्मेशन करना, कंबाइन करके चीजों को क्या करना, उसकी फॉर्मेशन करना, ठीक है? कैटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या है, कोई एक सब्सटेंस है, उसको हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ब्रेक कर रहे हैं, स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ से क्या रिलीज हो रही है, हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है, और इस एनर्जी का हम क्या कर ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाई, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? ग्लाइकोलाइसिस करवाने के बाद, ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ गया, पायरुविक एसिड आ गया, ठीक है, पायरुवेट हमारे पास आ गया, ठीक है? अभी जो हमारे पास पायरुविक एसिड है या जो पायरुवेट है, ठीक है, बेसिकली इसको हमने क्या किया, फर्दर ये पायरुविक एसिड कहाँ पे एंटर कर जाता है, फर्दर ये एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलता है, वहां पे चलता है क्रैब साइकिल, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लाइन लगा रही हूँ, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है? तो हमने एक बात करी थी आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम, ए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है? तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये अंदर का मैट्रिक्स है, ठीक है? तो इसका यूज करके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चलती है आपके पास क्रैब साइकिल, मैं नॉर्मल आपके पास सिंपल फॉर्म में बना रही हूँ उसको, ठीक है? तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया, ग्लूकोज को ब्रेक किया, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो हमने क्या किया, जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ग्लूकोज ले लिया, तो उसकी हमने ब्रेक डाउन करवाई, ठीक है, और उसको हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में लेके गए, और यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास NADH2 आ गया, दूसरा प्रोडक्ट हमने पास FA
DH2 आ गया। अब इन दोनों को हमने ETS साइकिल में जो कहाँ पे चला, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के पास चला, ठीक है? और यहाँ से हमने क्या प्रोड्यूस करवा दिया, ATP प्रोड्यूस करवा दिया, जो कि हमारे पास एनर्जी है और इसका हम यूज कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करवा दिया, कैटाबोलिज्म करवा दिया। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म करवाया, ठीक है, मतलब उसको ब्रेक डाउन किया, वैसे ही जो आपके पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है, आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह किसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमने ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल लिया, बट हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह किसको यूज करते हैं, प्रोटीन्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट में इसको नीचे बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रहेंगे, क्या क्या हो सकता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फैट हो सकता है, फैट्स उनको तोड़ के हम एनर्जी ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकती हैं। ठीक है, दीज आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जिनकी ब्रेकडाउन से मुझे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब जो आपके पास फैट होता है वो बेसिकली किसका बनना होता है, अगर इसकी मैं मोनोमर यूनिट की बात करूं तो जो फैट है उसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये बना होता है आपके पास फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, अब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के सिंपल कंपाउंड्स के सिंपल शुगर्स की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट्स को मैं क्या बोल सकती हूँ, सिंपल शुगर्स। ठीक है, जिसमें हम किसका मोस्ट कॉमनली हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, और जो अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन की जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है अमाइनो एसिड्स। ठीक है, मतलब अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के ऐसे एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड ऐसे जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन की चेन बना देते हैं। ठीक है, अब जिसमें से हमने किसके बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में पढ़ा कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर एग्जांपल शुगर है, तो उसकी हमने क्या करवाई, बेसिकली इसको हमने ब्रेक किया। ठीक है, किसमें चेंज हुआ, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसको हमने फर्दर ब्रेक करवाया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो आपके पास ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा। ठीक है, 6 फॉस्फेट में मैं सिर्फ कुछ ही स्टेप्स लिखूंगी इसके। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ा है, ये आपके पास ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, अब जो आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, वो बेसिकली चेंज हो जाता है 2 कंपाउंड्स में। ठीक है, एक होता है हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, या सिंपली हम इसको एब्रिवेटेड करते हैं एडी, सॉरी DHAP में। ठीक है, और दूसरा ये जो प्रोडक्ट बनाता है उसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल्डी 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डी हाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये हमने किसमें, और हमने क्या बोला था कि जो आपके पास ढाप है और जो आपके पास PGAL है, ठीक है, इसको नॉर्मली क्या लिख सकती हूँ मैं, एब्रिवेटेड कर सकती हूँ इसको PGL में, ये दोनों कैसे हैं, इंटरचेंजेबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने आगे पढ़ा था कि ये आगे किसमें चेंज हो जाता है, बेसिकली जो आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो आगे चल के एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या बना देता है, पायरुविक एसिड। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा 3 कार्बन के। ठीक है, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। ठीक है, ये इस पूरे साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस सिंपली आप समझ गए कि जब हमने क्या किया, ग्लूकोज की या शुगर की, ग्लाइको मीन शुगर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, हमने क्या किया, शुगर की ब्रेकडाउन करी और उससे हमें क्या मिल गया, जब ये पूरा साइकिल चलेगा इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है वो कहाँ पे एंटर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में।
ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ मैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कौन सा साइकिल चलता है? वहां पे चलता है क्रेब्स साइकिल। यही पढ़ा हमने, ठीक है। अब जो क्रेब साइकिल के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको कहाँ पे भेजा जाता है? वो चलते हैं आपके पास ईटीएस साइकिल में, और वहां से प्रोड्यूस होती है हमारे पास एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली कौन सा साइकिल चला? यहाँ पे चला क्रैब साइकिल। ठीक है, और क्रैब साइकिल जो आपके पास एंड प्रोडक्ट होते हैं वो होता है आपके पास CO2, ठीक है, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं जिनको, ठीक है, और वाटर। ठीक है, और ईटीएस साइकिल में हम किसका यूज करते हैं? मेनली जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ईटीएस साइकिल में, वो कौन होता है? वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है, ये है आपके पास फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इतना सबको क्लियर है? यही पढ़ा हमने रेस्पिरेशन में, अभी तक हमने यही पढ़ा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या था? कॉमन सबस्ट्रेट था, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं मान लो मेरे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो उस केस में जो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा वो कौन करेगा? आपके पास फैट्स करेंगे। ठीक है, अगर फैट्स नहीं होंगे, फैट पूरे डिग्रेड हो गए, तो उसके बाद प्रोटीन्स करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं फैट्स की बात करूं, तो जो फैट्स में मैंने बोला इनकी जो मोनोमर यूनिट होती है उसको हमने बोला फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ये जो आपके पास इनकी जो एंट्री होगी, ठीक है, ये जो साइकिल में एंटर करेंगे, उनका पाथवे अलग अलग होगा। ठीक है, बाकी जो साइकिल रहेगा आगे वाला वो सेम रहेगा, बट जो आपके पास फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल है, ठीक है, तो बेसिकली वो आपके पास कहाँ पे एंटर करेगा? वो यहाँ पे इस वाले स्टेप में एंटर करेगा। मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एल्डिहाइड वाले, ग्लिसल्डिहाइड और ग्लिसरॉल मैच कर रहा है ना? ठीक है, ये मैंने ऐसे बनाया क्योंकि इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो एक ही बात है। ठीक है, ये आगे चल के इसी में कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, तो जो आपके पास फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं वो कहाँ पे? वो आपके पास साइकिल में कौन से स्टेप पे एंटर करेंगे? वो करेंगे ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, बाकी जो प्रोसेसेस होंगी वो सेम रहेंगी। समझ आई बात? कि जो एटीपी सिंथेसिस है वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे एंट्री अलग अलग है। ठीक है, पाथवे अलग है साइकिल का। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करी। ठीक है, और यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तक यहाँ पे ग्लूकोज की थी, वो आपके पास वेरी करेगी। ठीक है, और बाकी जो नीचे वाली प्रोसेस है इससे नीचे, वो क्या रहेगी? सिमिलर रहेंगी सारी। ठीक है, तो इसके नीचे सारी सिमिलर रहेंगी। क्लियर है? वैसे ही अगर हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या है आपके पास? अमाइनो एसिड्स। तो अगर प्रोटीन ने, फॉर एग्जांपल अगर हम बेसिकली ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं प्रोटीन्स की, ठीक है, या कैटाबोलिज्म करवा रहे हैं प्रोटीन्स का, उनकी ब्रेकडाउन करवा रहे हैं, इन केस अगर किसी पर्सन में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब मेन सोर्स क्या आपके पास? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसके बाद जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो हम एनर्जी सोर्स किस में यूज करेंगे? हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज करेंगे फैट को। ठीक है, फिर फैट नहीं है तो उसके केस में हम किसको करेंगे? प्रोटीन्स को। ठीक है, तो जो एंट्री स्टेप होता है प्रोटीन्स के लिए, वो आपके पास प्रोटीन्स के डिफरेंट एंट्री स्टेप होता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स हैं वो एंटर कर जाती हैं आपके पास पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो ये कौन से स्टेप में एंटर करेंगी? ये एंटर करेंगी पायरुविक एसिड में। ठीक है, उसके बाद जितने भी होंगे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम में की एंट्री होगी जब, ठीक है, तो ये एंटर कर सकती है एसिटाइल कोएंजाइम ए में भी। ठीक है, और क्रेब साइकिल के दौरान भी आपके पास यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की एंट्री हो सकती है। और बेसिकली आगे फर्दर अमाइनो एसिड्स को हम तोड़ के बेसिकली क्या करेंगे? इनसे भी हम एटीपी ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम कौन कौन से सबस्ट्रेट का यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। बस इनके एंट्री स्टेप्स अलग अलग हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पे एंटर करेगा? पायरुविक एसिड में। ठीक है, बाकी प्रोसेसेस सेम रहेंगी। ठीक है, अब देखो
इसको एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों बोला? जब हम कैटाबोलिज्म कर रहे हैं, ठीक है? वेट जब हम क्या कर रहे हैं? जब हम कर रहे हैं कैटाबोलिज्म, ठीक है? मतलब ब्रेक डाउन करवा रहे हैं चीज़ों की, ठीक है? किसके लिए? हमें एनर्जी चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए हम चीज़ों की ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, ठीक है? उसको हमने क्या बोल दिया? कैटाबोलिज्म बोल दिया, ठीक है? अब जब हमें सिंथेसाइज़ करना है, मतलब जब बॉडी बिल्ड होना स्टार्ट होगी, ठीक है? जब हमें सिंथेसिस करनी है, तो उस केस में क्या होगा? जो आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड है, वो किसमें चेंज हो सकता है? वो रिवर्सिबल में किसमें चेंज हो सकता है? वो आपके पास फॉर्म कर सकता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से क्या बन जाएगा? फैट बन जाएगा। समझ आई बात? वैसे ही आपके पास जो प्रोटीन्स हैं, वो क्या कर रही हैं आपके पास? पायरुविक एसिड स्टेप में एंटर हो रही हैं, एसिटाइल कोएंजाइम या क्रेब्स साइकिल में एंटर हो रही हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी हो, ठीक है? मतलब जब भी यहाँ पे एनाबॉलिक प्रोसेस होनी हो, ठीक है? एनाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है? एनाबॉलिज्म होता है सिंथेसिस और फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन और सिंथेसिस। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जब हम बॉडी बिल्डिंग हो रही है, ठीक है? बॉडी की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? ये जो प्रोसेसेस होंगी वो रिवर्सिबल हो जाएंगी ऐसे, ठीक है? अब जो पायरुविक एसिड है या एसिटाइल कोएंजाइम है वो डिफरेंट आपके पास अमाइनो एसिड्स के अटैच करने पे फिर से क्या बना देगा वो? डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड अटैच करेंगे और फिर से किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है? तो ये जो आपके पास रिएक्शंस होते हैं, वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जिनमें दोनों एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है? इसीलिए इनको बोला जाता है एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है? तो एम्फीबॉलिक पाथवे में दोनों चीज़ें हो रही हैं, कैटाबोलिज्म भी हो रहा है और एनाबोलिज्म भी हो रहा है, ठीक है? एम्फी मतलब डुअल, दोनों फंक्शन कर रही है वो, ठीक है? जब बॉडी की नीड होगी, तो क्या करेगी? फैट्स को ब्रेक डाउन करेगी और हमें एनर्जी देगी, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एनर्जी देंगे, ठीक है? जैसे आपको पता है जो आपके पास, अगर मैं ह्यूमन्स की बात करूँ, तो ह्यूमन्स में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है आपके पास? ग्लाइकोजन होता है, ठीक है? जब ग्लाइकोजन को ब्रेक करते हैं तो आपके पास ग्लूकोज रिलीज़ होता है, ठीक है? तो वैसे ही आपके पास बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं आपके पास, और जब ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो किसकी फॉर्म में स्टोर कर लिया हमने उसको? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जब बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है? वैसे ही प्लांट्स में सेम, क्लियर है? यस मैम। ठीक है? इसीलिए हम बोलते हैं इसको एम्फीबॉलिक पाथवे। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो आपने सिर्फ इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपने याद रखना है, ठीक है? इसमें एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, मेनली जो स्टेप्स कि अगर कौन-कौन से स्टेप्स में आपके पास फैट का अगर कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो कौन से स्टेप में एंटर हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है, तो कौन से स्टेप में एंटर हो रहा है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है? बस इसमें आपने ये चीज़ ज़्यादा मेन है इसमें, और कुछ भी नहीं है। एम्फीबॉलिक पाथवे का आपको पता लग गया कि दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है, बोथ प्रोसेसेस होंगी, कैटाबॉलिज्म एज़ वेल एज़ एनाबॉलिज्म, ठीक है? तो सिंपली अगर मैंने एम्फीबॉलिक पाथवे को लिखना हो, तो मैं लिख सकती हूँ द रेस्पिरेटरी पाथवे, अगर इसकी डेफिनिशन देनी हो, ठीक है? तो डेफिनिशन ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। द रेस्पिरेटरी pathway act as a act as both catabolic as well as anabolic, ठीक है? तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है? तो आपके पास जो आपके पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, वो कैसे होते हैं? वो एम्फीबॉलिक पाथवे शो करते हैं, ठीक है? ना तो ये कैटाबॉलिक, आपको सिंपल आ सकता है, जो आपके पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं, वो कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं? कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक,
एम्फीबॉलिक और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, एम्फीबॉलिक, ठीक है। ये बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग कैटाबोलिज्म भी करते हैं, ठीक है, और एनाबोलिज्म भी करते हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं और चीजों को ब्रेक करके उनको एनर्जी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। क्लियर है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास, लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपली आरक्यू बोल देते हैं। देखो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, बेसिकली कितना आपने ऑक्सीजन का यूज किया और कितनी CO2 इवॉल्व हुई, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल मैंने अगर इसको मैंने लिखना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, RQ इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, ठीक है। कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ किसी रिएक्शन में, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 कंज्यूम्ड एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, कंज्यूम्ड भी लिख सकती हूँ, एब्जॉर्ब्ड भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास RQ क्या है, कितना CO2 इवॉल्व हुआ किसी प्रोसेस में और कितनी ऑक्सीजन यूज हुई, ठीक है। तो सिंपल अगर मैंने डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं लिख सकती हूँ इसको, RQ इज द रेशियो ऑफ, इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड released to the volume of oxygen O2 taken in a respiration, taken in a respiration in given period of time, given period of time is called respiratory quotient, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जो हमने सबस्ट्रेट की बात करी, फैट प्रोटीन और किसकी बात करी, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हम उनका ही RQ देखेंगे, ठीक है, जो मेनली आपके पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होती है, हेक्सोज शुगर होती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखूं तो क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, देखो जो आपके पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ठीक है, और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है आपके पास, आप क्या करते हो, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है, और क्या रिलीज कर होता है उससे, ऑक्सीजन, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, CO2, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। वहां पे कौन सी एनर्जी होती है, सनलाइट की एनर्जी होती है, और यहाँ पे केमिकल एनर्जी होती है इन बॉन्ड फॉर्मेशन ATP की फॉर्म में। क्लियर है। अब सिंपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6O2, अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा यहाँ पे 6H2। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं RQ की, RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैंने क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, ठीक है, यही था मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। अगर मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा तो यहाँ पे कितना CO2 इवॉल्व हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फिर से, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, कंज्यूम्ड या एब्जॉर्ब्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे जो CO2 आपके पास इवॉल्व हुआ, कितने CO2 इवॉल्व हुए, 6 CO2, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम करी, 6 डिवाइडेड बाय
6O2, ठीक है? तो बेसिकली आपके पास कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? तो आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना होता है आपके पास? 1, क्लियर है? ठीक है? वैसे ही बेसिकली मैं आपके पास नेक्स्ट बात करती हूँ आरक्यू ऑफ फैटी एसिड, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेती हूँ आपके पास ट्राइपाल्मिटिन का। यहाँ पे मैंने मान लो एग्जांपल ले लिया ट्राइपाल्मिटिन का, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे कार्बन 51, हाइड्रोजन 98, ऑक्सीजन 6, ठीक है? प्लस 145 ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है? और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 102 CO2 इवॉल्व होता है, ठीक है? प्लस 98 वाटर रिलीज होता है प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? अब यहाँ पे सिंपल वही आप फॉर्मूला यूज करोगे आर क्यू इज इक्वल टू, ठीक है? आपके पास ऑक्सीजन और CO2, ठीक है? तो आपके पास CO2 इवॉल्व कितना हुआ है? CO2 इवॉल्व हुआ है आपके पास 102, ठीक है? ऑक्सीजन कंज्यूम कितनी हुई है? वो हुई है 145, ठीक है? तो ये आ जाएगा अराउंड आपके पास 0.7 के, ठीक है? ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये आपके पास CO2 है। तो आपके पास फैट्स का आरक्यू कितना होता है? वो होता है 0.7, ठीक है? ऐसे आपके पास अगर आरक्यू ऑफ प्रोटीन, ठीक है? तो आरक्यू आपके पास प्रोटीन का कितना होता है? वो होता है 0.9, ठीक है? तो बेसिकली आपको सिंपली आपको सिर्फ अगर आपसे डायरेक्ट आपको इक्वेशन दी हुई है तब भी आप इसका निकाल सकते हो। सिंपल आपको आरक्यू लिखना है, ठीक है? अब आपको पता है इसका फॉर्मूला, ऊपर आपको CO2 कितना आपके पास इवॉल्व हो रहा है और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है वो लिखना है, उनकी रेशियो निकालनी है, उसको डिवाइड करना है और जो आएगा आपके पास वो आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली इसमें आपने सिर्फ 3 ही चीजें याद रखनी है, ठीक है? बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है आरक्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स और प्रोटीन, ठीक है? और जबकि मैं बात करूं आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है? तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है? तो आपको इसके 3 याद रह जाएंगे आई होप, ठीक है? ये ये रखना है आपको याद, ठीक है? और एक ये रखना है बस, ज्यादा नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास एक थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होगा वो कितना होगा, ठीक है? तो अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली वहां से जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है? CO2 निकलता है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ईस्ट की बात कर लूं, ठीक है? तो यहाँ पे C6H12O6, यहाँ पे ईस्ट के केस में क्या होता है? कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है? जिसमें ये किसका फॉर्मूला है आपके पास? ग्लूकोज, ठीक है? तो ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसकी ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है आपके पास? आपको मिलता है इथेनॉल, ठीक है? C2H5OH प्लस आपको कितनी CO2 मिलती है? 2 CO2 मिलती हैं, प्लस आपको क्या मिलती है यहाँ पे? एनर्जी मिलती है इन फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है? ये हमने पढ़ा आपके पास एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको करवाया था। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास इथेनॉल आ गया, ठीक है?
अब अगर मैं इसका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट की बात करूं तो जब मैं इसका आरक्यू निकालूंगी, ठीक है, आरक्यू इज इक्वल टू, अब आरक्यू आपको पता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 कितना निकला आपके पास, 2, ठीक है। यहाँ पे CO2 का तो नंबर लिख दिया हमने 2, बट यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है इन्फिनिटी के बराबर, ठीक है। क्लियर है आपको? यस। यस। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर रहेगा वो है, थोड़ा सा उसको शुरू कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो वो है आपके पास प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, ठीक है। देखो उसमें जो आपके पास प्लांट ग्रोथ वाला जो चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बेसिकली हम वही टॉपिक्स करेंगे जिनमें से मेनली क्वेश्चन आता है। तो उसमें जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा क्वेश्चन आता है हॉर्मोन्स पे, ठीक है, जो आपके पास फाइटो हॉर्मोन्स है, ठीक है। तो फाइटो हॉर्मोन्स के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। उससे पहले उस चैप्टर में बेसिकली ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। तो वो टॉपिक्स हैं, तो उसमें से जो आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको मैं आज करवा देती हूँ, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट चैप्टर की, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके उसमें हम बेसिकली कुछ टर्म्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेकंड टर्म है हमारे पास, नीचे लिखते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारे पास डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। थर्ड है हमारे पास रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। और लास्ट में है हमारे पास फोर्थ प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ठीक। तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डी डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो जो आपके पास डी डिफरेंशिएशन है, बेसिकली आपने टिश्यू के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। जो आपके जो प्लांट्स की बात करें, जो प्लांट टिश्यू होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में आपने 2 टाइप ऑफ टिश्यू पढ़े होंगे, कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और एक आपने स्टडी करा होगा परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, ठीक है, दे हैविंग कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और जब आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, अपनी कैपेसिटी, डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज कर देते हैं, तो किसमें चेंज हो जाते हैं, वो हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में चेंज, ठीक है। जब क्या करेंगे, दे लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है, कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। मतलब ये अब स्पेसिफिक लोकेशन पे चले गया और इन ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन अब परफॉर्म करने लग गए, इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी थी उसको लूज कर दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं सिंपली क्या बोल सकती हूँ,
द बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज, ठीक है। और देखो यहाँ पे इनका फंक्शन, इनका मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन अलग था, ठीक है। जब ये परमानेंट हो गए तो इनका फंक्शन अलग हो जाएगा, स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने डिवाइडिंग की कैपेसिटी को लूज कर दिया है तो ये क्या करेंगे, अब स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सिंपली मैं लिख सकती हूँ द बायोकेमिकल एंड और मॉर्फोलॉजिकल चेंज ऑफ मेरिस्टेमेटिक डॉटर सेल, मेरिस्टेमेटिक डॉटर सेल या सिंपल टिश्यू भी लिख सकते हो आप, मेरिस्टेमेटिक डॉटर सेल to become a permanent cell, to become a permanent cell, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जो आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किसमें चेंज हो गया, परमानेंट टिश्यू में चेंज हो गया, ठीक है। परमानेंट टिश्यू भी आपके पास टू टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। सिंपल परमानेंट में जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आते हैं, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट है उसमें आपके पास जाइलम और फ्लोएम आते हैं, ठीक है। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें चेंज हो गया, परमानेंट टिश्यू में चेंज हो गया, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेकेंड टर्म है हमारे पास डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डी डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जब ये उल्टी प्रोसेस हो गई अब, ठीक है। जो आपके पास परमानेंट टिश्यू था, ठीक है, परमानेंट टिश्यू में फिर से जब कैपेसिटी आ गई किसकी, डिवाइड करने की कैपेसिटी, ठीक है। मतलब जो परमानेंट टिश्यू था फिर से उसने अपनी कैपेसिटी को क्या कर लिया, रिगेन कर लिया, डिवाइडिंग कैपेसिटी को, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या थी, डिवाइडिंग कैपेसिटी थी। जब वो किसमें चेंज हो गया, परमानेंट टिश्यू में, क्या किया उसने, लूजिंग कर दिया अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को। अब जब आपके पास ऐसा टिश्यू जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, फिर से वो क्या हो रहा है, उसकी रीजनरेशन हो रही है परमानेंट टिश्यू से, किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो इस प्रोसेस को हम बोल देंगे डी डिफरेंशिएशन, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना हो तो मैं सिंपली क्या लिखूंगी, इसको मैं लिख देती हूँ आपके पास, द फिनोमिनन ऑफ रीजनरेशन, फिर से री रीजनरेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू टू बिकम परमानेंट टिश्यू टू बिकम मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यू है वो फिर से किस में चेंज हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। इज कॉल्ड, उसको क्या बोलूंगी मैं, इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट टर्म है मेरे पास, वो है मेरे पास रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जो रीडिफरेंशिएशन है, ठीक है, रीडिफरेंशिएशन में क्या होगा, जो मैचुरेशन है वो डिफरेंशिएशन ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या हुई है, डी डिफरेंशिएशन हुई है, मतलब फिर से ये किस में चेंज हो गया है, मेरिस्टेमेटिक में चेंज हो गया है, मेरिस्टेमेटिक में चेंज हो गया। क्यों बोला मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि क्या कर रहा है, फिर से डिवाइड कर, ठीक है। अब जब आपके पास मेरिस्टेमेटिक, रीजनरेटेड मेरिस्टेमेटिक फिर से किसमें चेंज होता है, फिर से चेंज हो जाता है परमानेंट में, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में जब ये फिर से चेंज होगा, मतलब इसने फिर से लूज कर दिया अपनी कैपेसिटी डिवाइड करने की और एक स्पेसिफिक फंक्शन ऑब्टेन कर लिया, तब हम इसको बोल देंगे रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो रीडिफरेंशिएशन क्या हो गया आपके पास, सिंपली अगर मैं लिखूं से, सो रीडिफरेंशिएशन इज द फिनोमिनन, सिंपल लिखते हैं, it is defined as maturation और differentiation,
मैच्योरेशन, फिर से मैच्योर हो गया, और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्पेसिफिक फंक्शन ऑक्युपाई करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? डी डिफरेंशिएटेड। ये क्या हुआ था? डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू। 3 टर्म्स आपको क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपके पास डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या है? जो आपके पास सिंपल टिश्यू है, ठीक है। बेसिकली अब मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रही हूँ, जिसके पास क्या है? डिवाइडिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो आपके पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपके पास। मैंने क्या बताया आपको? टिश्यू, प्लांट टिश्यू की बात तो कर रही हूँ मैं, ठीक है। 2 टाइप का होता है। एक को मैंने क्या बोला? मेरिस्टेमेटिक, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। और एक मेरे पास क्या है? परमानेंट, ठीक है। अब जो मेरे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो भी फर्दर 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है एपिकल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है मेरे पास इंटरकैलरी, ठीक है। और थर्ड होता है मेरे पास लेटरल, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वहीं पे अगर मैं परमानेंट की बात करूं तो परमानेंट टिश्यू भी आपके पास 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपके पास सिंपल परमानेंट, ठीक है, और एक होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो भी 3 टाइप का होता है फर्दर, ठीक है। एक फर्स्ट है आपके पास पैरेनकाइमा, सेकंड कोलनकाइमा, और थर्ड होता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो फर्दर 2 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं जाइलम और एक को हम बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। और देखो जब आपके पास मान लो यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। अब जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मान लो मैं यहाँ पे कोई प्लांट बना रही हूँ, रुको इसका कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। मान लो ये मैं आपके पास कोई प्लांट बना रही हूँ, ठीक है। तो प्लांट का ये जो अपेक्स रीजन है, ठीक है। अब अपेक्स, एक तो आपके पास शूट में अपेक्स होगा, ठीक है, एक रूट में अपेक्स होगा, ठीक है। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास प्लांट है, यहाँ पे बना दी मैंने लीफ, ठीक है। तो आपको ये पता लग रहा है कि, और ये मान बना दी मैंने रूट बना दी, ठीक है। तो अब देखो अपेक्स 2 जगह पे होंगी, एक तो रूट अपेक्स होगी, ठीक है, और एक क्या होगी? शूट अपेक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? आपने देखा होगा जो ग्रोथ होती है वो कहाँ से होती है? अपेक्स रीजन से होती है। यहाँ से ग्रोथ होगी, यहाँ से ग्रोथ होगी, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो फर्दर ग्रो करती रहती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एपिकल। अब यहाँ पे कौन सा है? तो इसको हम बोलते हैं जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 2 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और इस वाले को हम क्या बोल देंगे? रूट, जो रूट अपेक्स पे प्रेजेंट है, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। जो क्या करेगा? ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। अब जो आपके पास वहीं पे आपके पास इसके बाद जो सेल्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं वो ऐसे चेंज होती जाएंगे आगे, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं,
ठीक है, ऐसे मान लो ये मेरे पास इलोंगेटेड सेल्स हैं और लास्ट में मेरे पास कैसे होंगी, मेरे साथ पास मैच्योर सेल्स होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐसे बना दी। ठीक है, ये मेरे पास मैच्योर सेल्स है। ठीक है, तो आपके पास जो प्लांट्स होता है उसमें 3 ज़ोन होते हैं। ठीक है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक ज़ोन। ठीक है, जिसमें क्या होती है, जो आगे वाला ज़ोन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे डिवीजन हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक ज़ोन। मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। उसके बाद जहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स हैं, उसको हम बोलते हैं ज़ोन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, और जहाँ पे आपके पास ये सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं ज़ोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, ये आपने रूट्स में भी पढ़ा होगा ऐसे सेम वे में। ठीक है, तो रूट अपेक्स पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मेरिस्टेमेटिक ज़ोन यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे होगा ज़ोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, और ज़ोन ऑफ मैच्योरेशन से क्या निकलते हैं, आपके पास रूट हेयर्स निकलते हैं और फर्दर रूट्स निकलती हैं। रूट हेयर्स एंड रूट ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यहाँ से फर्दर रूट्स निकलेंगे आपके पास और बीच वाले जोन को हम क्या बोल देंगे, जोन ऑफ इलांगेशन बोल देंगे। ठीक है, अब तो बेसिकली आपके पास एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 2 रीजन्स पे, शूट अपेक्स और रूट अपेक्स पे प्रेजेंट होगा। इंटरकैलरी क्या होगा, यहाँ पे इलांगेशन जोन में, और यहाँ पे जो आपके पास एक्सिलरी बड है, वहां पे आपके पास इंटरकैलरी टिश्यू होता है, और जो लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है, गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब जो प्लांट है उसकी चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, विड्थ बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है, और देखो फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कंटिन्यूटी में डिवाइड कर रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने किसकी बात कर ली, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जो कहाँ पे है, यहाँ पे एक्सिलरी बड के पास है, जो क्या कर रहा है, यहाँ से बेसिकली जो यहाँ पे एक तो आपके पास क्या कर रहा है, इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जब मान लो ये किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया कोलेनकाइमा में। ठीक है, तो कोलेनकाइमा क्या है, आपके पास परमानेंट टिश्यू है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्योंकि कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन है, कोलेनकाइमा हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने में। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आपके पास प्लांट्स होते हैं, तो जब हवा चलती है तो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबली मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो रिजिड नहीं होते हैं कि थोड़ा सा अगर फोर्स लगाया तो टूट जाएंगे, नहीं, वो आपके पास जब भी हवा चलती है तो उस केस में क्या होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं, उनके जो स्टेम्स होती हैं, वो इजीली क्या करती हैं, फ्लेक्सिबली मूव करती हैं। ठीक है, तो जब आपके पास कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें चेंज हो गया, परमानेंट टिश्यू में चेंज हो गया, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन बोल दिया। क्लियर है? ठीक है, अब देखो जब ये मेरे पास, जब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या होगा, अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपके पास क्या हो रहा है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ रहा है। ठीक है, अब ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, ऐसे विड्थ इंक्रीज करेगा। जो प्लांट आपने देखा होगा, जो प्लांट होता है वो पहले ऐसे पतली सी टहनी होती है और बाद में उसकी जो गर्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो आपके पास परमानेंट सेल्स हैं, ठीक है, ये जो सेल्स हैं वो फिर से किस में चेंज हो जाएंगे, लेटरल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम। ठीक है, तो मैं आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इतना सा क्लियर है इतना। Yes. Yes, ma'am. तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स ने डिवाइड करके क्या कर लिया, स्क्लेरेनकाइमा बना दिया। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा बना दिया, जाइलम बना दिया, ट्रैकीज बना दी। ठीक है, तो वो क्या है मेरे पास, जो मेरे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो किसमें चेंज हो गई, परमानेंट में। ठीक है, वैसे ही जो डी डिफरेंशिएशन है, तो डी डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है आपके पास, जहां पे आपके पास सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, जब किसकी फॉर्मेशन हुई यहाँ पे, कैम्बियम की। ठीक है, तो कैम्बियम क्या होता है आपके पास,
जो आपके पास वेस्कुलर टिश्यू होता है, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उनके बीच में जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? तो वो है कैम्बियम। तो वो क्या करेगा? परमानेंट टिश्यू से फिर से कौन सी कैपेसिटी गेन करता है? डिवाइडिंग कैपेसिटी गेन करता है, ठीक है? और क्या करेगा वो? बेसिकली गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है? सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। और रीडिफरेंशिएशन क्या हुआ आपके पास? फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास क्या था? जो कैम्बियम था, अब कैम्बियम क्या हो गया? इसने अपनी कैपेसिटी को लूज कर दिया डिवाइड करने की, ठीक है? तो ये आपके पास डी डिफरेंशिएटेड था, परमानेंट से फिर से किसमें चेंज हुआ था? ये मेरिस्टेमेटिक में, ठीक है? अब जब कैम्बियम किसमें चेंज हो जाएगा? जब आपके पास कैम्बियम चेंज हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में, एंड सेकेंडरी फ्लोएम में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे रीडिफरेंशिएशन। टर्म्स क्लियर हैं आपको? क्लियर है या नहीं है? कोई Yes, क्वेश्चन ma'am. है तो आप पूछ सकते हो। और जो प्लास्टिसिटी होता है उसका मतलब होता है आपके पास, मैं आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ पहले, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं। प्लास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द morphology of plant organ and the morphology of plant organ follow different pathway to environment or phase of life, to environment or phase of life, phase of a life, ठीक है? कि आपके पास एक ही प्लांट है और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो एक ही लाइफ साइकिल में क्या कर रही है? वेरी कर रही है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल और अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, ठीक है? इसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी, ठीक है? तो एनवायरमेंट के साथ चेंज करने के लिए जो बेसिकली प्लांट है वो क्या करता है? अपनी मॉर्फोलॉजी को भी चेंज कर सकता है, ठीक है? उसको बोल देते हैं हम प्लास्टिसिटी। क्लियर है? ठीक है? जैसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए कोरिएंडर, ठीक है? आपने धनिया देखा होगा, ये तो आपने देखा होगा। तो क्या होता है जब धनिया आप लगाते हो, ठीक है? स्टार्टिंग में लगाते हो तो उसके लीव्स कैसे होते हैं? ऐसे जैसे होते हैं, ऐसे जैसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं, ठीक है? बट जब वो मैचुरेशन फेज में आता है, उसमें सीड फॉर्मेशन होने लगती है, तब उसी के लीव्स ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है? तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है? इसका एग्जांपल जैसे आपने कॉटन देखा होगा, ठीक है? तो उसमें वो भी प्लास्टिसिटी शो करता है, ठीक है? और एक आपके पास लास्ट पर, ठीक है? ये भी आपके पास प्लास्टिसिटी शो करता है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी इनकी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इन्होंने क्या करना है? जो एनवायरनमेंट है उसके साथ अडेप्ट करना है, ठीक है? इसीलिए इसको और क्या बोल देते हैं? और जो आपके पास कोरिएंडर है वो शो करता है हिट्रोफिली, ठीक है? जो इसके लीफ है, ठीक है? वो बेसिकली क्या हो जाएंगे? वो बेसिकली चेंज हो जाएंगे। इतना क्लियर है? ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? कल हम बेसिकली हमारा मेन टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें से आपको मेन ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? फाइटो हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है? तो आज मैंने आपको मेन मेन टर्म्स बता दी जो एसेंशियल है और ये आ सकती हैं इनमें से, ठीक है? थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।